जय हिंद वंदे मातरम। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा एनसीईआरटी का, ठीक है, जो आपको सीटेट के लिए बहुत मदद करेगा। तो दो चैप्टर हमने करवा रखा है, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इसी सीरीज के क्रम में हम लोग तीसरा चैप्टर आज करेंगे। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर। अगर हम बात करें तो क्लास 6 और चैप्टर 3, ठीक। विषय कौन सा है? ये हिस्ट्री है। इतिहास का तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक, क्लास 6 का। तो अगर हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं तो क्या होगा, आप एग्जैक्ट जानकारी ले लेंगे कि आखिर प्रश्न में क्या होता है। और इसमें जब देखिए वर्णन और वर्णनात्मक पढ़ने का खास कारण है ना कि आप जो सीटेट में परीक्षा में जब बैठेंगे तो क्या है ना, सीटेट आपसे पूछेगा कथन और कारण। तो कथन और कारण जो है वो कंटेंट में नहीं आता, ये थ्योरी में आता है। तो कथन कारण के इसके ये जो 14 जनवरी का एग्जाम हुआ उसमें समझिए 30% तक जो है कथन कारण के क्वेश्चन थे। कथन कारण के क्वेश्चन वही कर पाए होंगे जो किताब पढ़े होंगे, जो किताब पढ़ के गए थे, ठीक है। बाकी जो कंटेंट में है 4 ऑप्शन है, 1 टिक लगाना है, वो तो आप कहीं जीके टाइप से पढ़ लेंगे तो आपको हो जाएगा। लेकिन सीटेट का बेस है कथन कारण का प्रश्न, और कथन कारण आप तभी कर पाएंगे जब आप जो है इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इसको हम देखते हैं। तो देखिए चैप्टर 3 में है आरंभिक नगर। क्या है? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में कहानी है पुराने भवन का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसके बारे में। तो चलिए, ये 2 व्यक्ति यहाँ, एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। तो जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास के गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। तो खंडहर, पुराना घर जो थोड़ा सा धंस गया, थोड़ा सा मिट गया, खंडहर का रूप बदल गया, उसको भूतहा घर भी हम लोग गाँव में आमतौर पर कहते हैं। जब जिस घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता तो भूतहा घर भी उसको हम कह सकते हैं, कहते ही हैं आमतौर पर। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला के देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शाकशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो आरंभिक नगर में हम यही पढ़ेंगे कि जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुआ तो कौन सा नगर है। तो मानव सभ्यता स्टार्ट होने के बाद हमको जो पहला जो नगर के रूप में मिला उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी नाम से जानते हैं। ये आरंभिक नगर हम लोग आज पढ़ेंगे। हड़प्पा तो बाद समझ में आएगा। आरंभिक नगर में हमारे पास क्या था, ठीक। तो चलिए किताब का पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए आगे बात हड़प्पा की कहानी। देखिए लिखा गया है हड़प्पा की कहानी। ध्यान रखिए, हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक स्थान का नाम है, ठीक। और हड़प्पा में जो लोग रहते थे तो हम लोग नामकरण क्या किए कि हड़प्पा जो है वह क्या है? एक सभ्यता है। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक सभ्यता का नाम पड़ा। उस स्थान के नाम से हड़प्पा एक सभ्यता का नाम पड़ा। हम पुराने जीवन शैली में हम किन चीज़ों का प्रयोग करते थे और हम कैसे जी रहे थे, एक नागरिक के तौर पर, एक नगर के तौर पर हमारा रचना क्या था, कैसी इमारत थी, सभी हम लोग हड़प्पा की कहानी में समझने का प्रयास करेंगे। तो हड़प्पा को स्थान का नाम से जोड़ा जाता है, हड़प्पा स्थान का नाम है। लेकिन हड़प्पा में जो लोग रहते थे तो उनकी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नाम से ही नामकरण किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। पुरानी इमारत कहानी बताती है मतलब पुराना जो घर है वो उस जमाने की कहानी है। उसमें अगर पिछले कुछ वर्षों को अगर हम देखें तो अगर कोई घर है, नक्शा है, तो हमको पता चलता है कि उस समय के लोग कितने इंटेलिजेंट थे या कितने आर्किटेक्चर में सही थे और कितने इंजीनियरिंग पावर उनका ठीक ठाक था, तो पता चलता है। तो पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पापुरा स्थल मिला। कहाँ? पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस स्थान में क्या मिला? पुरा स्थल उसका नाम दिया गया। जबकि पिछले चैप्टर में बताए पुरा स्थल का मतलब है जहां पुराने बर्तन, मिट्टी, मोहरे, सिक्के इत्यादि मिल जाएं जिस स्थान में, उस स्थान को पुरा स्थल कहा जा रहा है। जो आधुनिक पाकिस्तान में है,
तो हड़प्पा पंजाब में मिला, लेकिन ये जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा है तो हड़प्पा नगर जो हड़प्पा जो इलाका कहाँ चला गया, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, या सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ध्यान रखिए, रेलवे लाइन बिछाए जाने में, रेलवे लाइन बिछाए जब जा रहा था तो रेलवे लाइन बिछाने में जो ईंट लगा वो हड़प्पा के खंडहर से लिया लोग। ठीक है, हड़प्पा के खंडहर से जो है सो ईंट ले गया। ठीक है, तो जब हड़प्पा खंडहर से ईंट बहुत लोग ले गए अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, और रेलवे बिछाने में भी वही ईंट का उपयोग हुआ, तो क्या हुआ, तो हड़प्पा के कई इमारत जो है, जो हमारे पास साक्ष्य के रूप में रहता, वो बहुत सारे इमारत जो है नष्ट हो गया। चलिए, ये 150 साल पहले कहानी है। देखिए, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, फिर से शब्द आ गया पुरातत्वविद, जो पूरा स्थल को खोजते हैं उसको पुरातत्वविद भी कहा जाता है, ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुरानी शहरों में से एक है। तो ध्यान रखिए, इस खंडहर का जब पता चला तो ईंट वहाँ से निकाले जा रहे थे, और ईंट निकालने के क्रम में जब पुरातत्वविदों ने 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले जब खोजे, तो खोजने में पता क्या चला कि इस उपमहाद्वीप में, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है ये हड़प्पा वाला। ठीक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग क्या बताया, 4700 वर्ष। और ध्यान रखिए, इसमें क्या बताया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़िए आप। बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहे जाने लगे। तो हड़प्पा में तो मिला, लेकिन हड़प्पा के अगल बगल में भी जो है सो हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिले। तो पंजाब से लेकर गुजरात तक हड़प्पा सभ्यता का जो है सो कहानी है। तो चलिए आगे हम लोग देखते चलेंगे। तो हड़प्पा का कहानी समझे थोड़ा सा, अगर इसको शॉर्टकट में हम बात करें तो हड़प्पा का कहानी ये है, 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ईंट मिला, और ईंट से 80 साल पहले पता चला कि जहाँ से ईंट जो है सो बिछाए जा रहे हैं, जहाँ से ईंट जो है लोग निकाला, वो जो है ये हमारा उपमहाद्वीप का एक पुराने नगर शहर में से एक था, जिसको हम हड़प्पा के नाम से फिलहाल जानते हैं। और इस सभ्यता का निर्माण लगभग कितने सौ साल पहले हुआ, लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो हड़प्पा के ये जो पैराग्राफ हड़प्पा कहानी है, ये इसी टाइप से, हड़प्पा का साक्ष्य हमको मिला कैसे, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय मिला हमको। ठीक है, आज से 150 साल पहले हम हड़प्पा को खोजे हैं, जबकि 4700 साल पहले ये शहर यानी था उपमहाद्वीप में। चलिए, हड़प्पा की कहानी अगर पढ़ लिए तो अगला पॉइंट देखिए। देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ें, ये वाला लाइन लिखता है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। तो हड़प्पा का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला, ध्यान रखिए, पाकिस्तान में मिला, पंजाब मिला, सिंध प्रांतों में मिला, भारत के गुजरात में मिला, ठीक है, राजस्थान में मिला, हरियाणा मिला, पंजाब में जो भारत का हिस्सा पंजाब उसमें मिला, ठीक है, सिंध प्रांत, पंजाब और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के इलाका को बोला गया। भारत में इतने सारे स्थान मिले। ठीक है, सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे क्या क्या मिला, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि मिले। मतलब तांबा उस समय मिला। ठीक, तो ये जो है, ये पॉइंट एनसीईआरटी इसलिए देता है कि आप जो कहानी पढ़े तो उस कहानी का जो एग्जैक्ट मतलब है वो आप समझ लें। अभी हम इसके पहले पैराग्राफ में चर्चा किए कि ये जो पाकिस्तान के इलाका में जो हड़प्पा मिला, तो हड़प्पा पाकिस्तान के इलाका में है, लेकिन हड़प्पा से जुड़े जो साक्ष्य जो हैं वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में मिला। अब चलिए, ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे हैं आरंभिक नगर में, ये हड़प्पा सभ्यता वास्तव में एक महान विशेषता के साथ है, और इसको ना नगर कहा गया। नगर क्यों कहा गया, क्योंकि इस इलाके में, हड़प्पा इलाके में जो स्ट्रक्चर जो मिला, जो घर का चिन्ह मिले, पद चिन्ह मिले, इससे पता चलता है कि वर्तमान समय के नगर और उस जमाने में कोई फर्क नहीं था। वर्तमान समय के नगर में रोड होता है, रोड के बगल में घर होते हैं, घर के बगल से ही नाली गई रहती है, और आधुनिकता के सभी प्रसाधन इन नगरों में था, उन स्थानों में था। इसीलिए उस जमाने के जो स्थल है उसको हम लोग नगर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं, इन नगरों की विशेषता। तो इन नगरों की विशेषता क्या क्या है उसको थोड़ा सा देखें। इन नगरों में कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया।
प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। तो ध्यान रखिए कई भाग में ये नगर विभाजित था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो हड़प्पा का जो शहर जो है, ठीक, हड़प्पा का मान के चलिए ये शहर है। ये क्या बताया कि ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, मतलब ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, मान के चलिए शहर को, निस नगर को। बताता है पश्चिम भाग छोटा था। जो पश्चिम भाग है ये छोटा था लेकिन ऊंचाई बना हुआ था, लेकिन जो पश्चिम भाग जो है सो ऊंचाई पर बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा, मतलब ए वाला इलाका, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाका में बना हुआ था। मतलब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये शहर है तो पश्चिम का इलाका छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पर था। कहाँ था? ऊंचाई पर था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे था। पूर्वी हिस्सा ये जो है सो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी हिस्सा था, ये कहाँ था? नीचे स्थान में था। कहाँ था? नीचे था। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ से क्या बताया गया? ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो ये जो ऊंचाई का जो भाग का जो हड़प्पा सभ्यता का इलाका था, इसको क्या बताया गया? नगर दुर्ग बताया गया। ठीक। और निचले हिस्सा को निचला नगर कहा गया। तो जो ये जो निचला हिस्सा है इसको क्या कहा गया? निचला नगर कहा गया। निचला नगर कहा गया। लिखता है दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अब दोनों जगह के जो चार दीवारियां हैं वो पक्की ईंट से बनाई गई है। ठीक है, पक्की ईंट से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब कहानी यह है कि ईंट के बारे में वर्णन है कि ईंट जो है इतना मजबूत ईंट बनाया जा रहा था उस जमाने में कि जब ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार बहुत लंबी, ईंटों की जोड़ाई जो है इस प्रकार है कि दीवार जो है सो मजबूत रहे। आज हम लोग जो दीवार बनाते हैं वो बीच में जो है सीमेंटेड पिलर होता है, ठीक है, पत्थर उसमें डाल करके हम लोग पिलर का काम करते हैं तो जाके हमारा दीवार जो है वो ठीक रहता है। चलिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आया? क्या बताया? ऊंचाई वाले भाग और नीचे भाग, ऊंचाई भाग वाले को नगर दुर्ग कहा गया, निचले भाग को निचला नगर कहा गया। ये सब नाम कौन रखे? हमारे पुरातत्वविदों ने, जिन्होंने इनकी खोज की। चलिए, चलिए अगर हम इसको देखें तो पता चलता है, लिखता है कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम बताया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ध्यान रखिए कितने एक्टिव लोग थे। इस सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, तो ये जो है बताया कि कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। तो ध्यान रखिए, अगर हम इसका अगर बात करें कि सिंधु नदी, ध्यान रखिए ये आपका सिंधु नदी है। ये जो है ये सिंधु नदी है। ठीक, सिंधु नदी है और इस इलाका में जो है सो हड़प्पा है। यहाँ देखिए हड़प्पा है यहाँ। ठीक, हड़प्पा की राजधानी माना गया। हड़प्पा में जो सबसे बड़ा शहर और राजधानी माना गया मोहनजोदड़ो को। ठीक, ये हड़प्पा संबंधित शहर है। चहुंदड़ो है, सतकाहो है, धौलावीरा है गुजरात में, सुरकोता है गुजरात में, लोथल नदी है गुजरात में। तो ये सभी जो है ना, जितना को हम घेर रहे हैं, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, हरियाणा में मिलता है। तो ये जितना है ये सभी पॉइंट जो है ये हड़प्पा का है। लेकिन हड़प्पा जिस स्थान को बताया गया वो हड़प्पा यहाँ है। ठीक है, यहाँ है। भारत का नक्शा जो पश्चिमी साइड है उसके बारे में है। अब बोल क्या रहा है ना, बोल क्या रहा है कि पुरातत्वविदों ने एक महान स्नानागार किसको कहा कि मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो देखिए इस इलाके में है, एक स्नानागार मिला। और इस स्नानागार को जो है, स्नानागार मतलब एक विशेष अवसर पर लोग नहाने के लिए उसको प्रयोग करते थे। जैसे आज के ज़माने में स्विमिंग पूल है, सेम लगभग है उसी तरह वो बनाया गया था। प्राकृतिक तौर पर वो नहीं था। लिखता है कालीबंगा और लोथल जैसी अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। देखिए कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा देखिए यहाँ है। लोथल कहाँ है, देखिए लोथल नगर यहाँ है। ठीक, लोथल नगर यहाँ है और ये कालीबंगा है। यहाँ पर क्या मिले? अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ध्यान रखिए
हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में क्या मिला? बड़े बड़े भंडार गृह मिले। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्नानागार कहाँ मिला। स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो मिला। और देखिए इसके बाद जो है सो ये स्नानागार का आपके पास पिक्चर है। देखिए ये पिक्चर है मतलब स्नानागार का। ये देखिए ये फर्श है, ये देखिए ये आपका फर्श है। और देखिए ये सीढ़ी है चढ़ने वाला, और एक सीढ़ी यहाँ भी है, सीढ़ी नुमा यहाँ भी है, सीढ़ी नुमा यहाँ भी है। और देखिए ये जो स्नानागार जो है ये टोटल एरिया जो है सो ये टोटल एरिया स्नानागार का है। और इसके बगल बगल में देखिए घर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? घर बने हुए हैं। तो इतिहासकार हमारे हैं पुरातत्वविदों का मानना है कि विशेष अवसर पर यहाँ लोग जो है सो नहाने के लिए आते थे, और नहाने के बाद और नहाने के पहले जो है अपने यहाँ ये जो रूम बना हुआ है इस रूम का भी सभी लोग प्रयोग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के मोहनजोदड़ो में हमको स्नानागार मिला। इसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार कहा। क्या कहा? महान स्नानागार कहा। ये कुछ हड़प्पा का आरंभिक नगर का जो है सो कहानी है। अगला पॉइंट है भवन, नाले और सड़कें। तो ध्यान रखिए हड़प्पा सभ्यता जो आपका जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। और किसी भी सभ्यता को हम तभी समझ सकते हैं, किसी भी सभ्यता को हम तभी समझ सकते हैं जब वहाँ की इमारतों को हम देखें, सड़कों को अगर हम देखें। तो देखिए इस पैराग्राफ में भवन, नाले और सड़कों यानी सड़क इत्यादि का बहुत आसानी से चर्चा किया गया, बताया गया है। लिखता है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। कैसे घर होते थे? 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। ध्यान रखिए सभी घर में स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ध्यान रखिए नगर में जो यानी ढके हुए नाले होते थे, आज के ज़माने में भी नाले मिलते हैं ढके हुए, उस ज़माने में भी था जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज से 4700 साल पहले। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से नीचे बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो हमारा घर का नाली है, जो हमारा घर का जो नाली है, ये घर है, घर के नाली जो है सो बड़ा नाला में ज्वाइंट हो गया। और ये जो नाला जो है बड़ा नाला, ये क्या बताया कि बड़े नालों में, मतलब ये जो है बड़े नालों में जो है सो ये नाला ज्वाइंट होता था। तो ये जो नाले से पानी निकालने की प्रक्रिया है ये तो आज के ज़माने में भी है, लेकिन उस ज़माने में अगर रहा होगा और है, इसका साक्ष्य है, तो कितनी बड़ी बात है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए कितना मतलब उच्च स्तर का काम है कि ये जो नाले अगर बनाए गए हैं, तो नाले तो आमतौर पर ढके हुए होते हैं। अभी नाले बहुत सारे आपको खुले भी मिलेंगे शहरों में, तो नाले ढके हुए हैं। और ये नाले ढके हुए हैं तो कहीं कहीं मेन हॉल बनाया जा रहा है। मेन हॉल के जरिए से सफाई किया जा सकता था नाले का, ठीक है। और सबसे विशेष बात है कि ये जो नाले जो बनाए जा रहे हैं और घर जो बनाया जा रहा है, ये साथ साथ एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि घर बाद में बनाए या पहले बनाए, नाली बाद में बनाए पहले बनाए, ऐसा नहीं। दोनों साथ साथ और योजनाबद्ध तरीके से बनते थे ताकि किसी को परेशानी ना हो और हमारे घर का पानी जो है आसानी से नाले में बह जाए। चलिए, नाले, सड़क और भवन। चलिए अगला पॉइंट क्या है, बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये नगरीय जीवन था। तो नगरीय जीवन यह कैसे था, नगरीय जीवन कैसे था, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा और बात। देखिए यहाँ लिखा गया है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों का अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ध्यान रखिए नगरीय जीवन कैसा था। तो नगरीय जीवन जो है यहाँ हलचल वाला बताया गया, और जो नगर खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, ये संभवतः शासक ही थे। जो नगर जो बना रहे थे, जो बनवाने का काम कर रहे थे, वो संभवतः शासक थे। शासक कौन थे, कैसे थे, ये जिक्र नहीं है, ये साक्ष्य अभी तक नहीं मिला, अनुमानित है। साथ में कीमती चीज अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो लिखने का काम करते थे, जो मोहरों पर ही लिखते थे, शायद अन्य चीजों पर लिखते होंगे जिनका साक्ष्य हमको नहीं मिला।
इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे उस ज़माने में और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। उस ज़माने के लोग शिल्पकार भी थे और शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों रहते थे। इसके बाद है उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, उपयोगी वस्तु बनाते थे और यात्रा करने के बाद जो सुदूर देश में यहाँ वहाँ जो जाते थे वहाँ से कहानी किस्से भी जो है सो सुनते थे, लाते थे और यहाँ जो है मिट्टी से बने खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये जो है कुछ इस तस्वीर को देखिए, अभी तुरंत पता चलेगा। ये तस्वीर क्या बताया, ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर से कुआं, ठीक है, नीचे ये जो है इसको अगर आप देखें, ये देखिए ध्यान रखिए, ये जो है ना ये नाली है जो ढका हुआ है और देखिए बीच में मेन होल है जहां से सफाई इत्यादि किया जा सकता है। बाकी जो है सो ये रोड है, बाकी इलाका जो है सो ये रोड है और ये जो है सो नाली है। इस प्रकार का व्यवस्था था हड़प्पा सभ्यता में। आगे देखिए नीचे साइड जो ये जो कुआं जो आपको दिख रहा है इसके बारे में क्या बताया कि एक कुआं, ठीक है, हड़प्पा की एक मतलब ये जो कुआं है, ठीक, ये कुआं मिला हमको हड़प्पा सभ्यता के दौरान, जिससे पता चलता है कि लोग का बाएं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। मतलब ध्यान रखिए ये आपका मुहर हो गया, ठीक। इस मुहर के ऊपर चीन की खास लिपि है। देखिए इसको देखिए, एक कोई लिपि है, कुछ लिखा गया है, यहाँ कुछ लिखा गया है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है, ठीक है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसका अर्थ क्या होगा। तो ये भी हमको साक्ष्य के रूप में हड़प्पा में मिलता है, ठीक है। इसके बारे में विद्वान पढ़े हैं और पता नहीं है क्या लिखा गया है, लेकिन फिर भी मुहर तो है, ये मुहर है। देखिए गाय यहाँ छपा हुआ है, मुहर है और मुहर में कुछ लिखा हुआ है। अगर इसका बात करें तो ये क्या है, पक्की मिट्टी के खिलौने। ये मिट्टी के खिलौने हैं, ये मिट्टी के खिलौने हैं जो पता चलता है कि उस ज़माने में जो लोग जो है खास करके बच्चे जो हैं वो खेलते होंगे। ये खिलौना है मिट्टी का और ये मुहर है। चलिए अगला टॉपिक इसका क्या है, अगला टॉपिक है इसका नगर और नए शिल्प। लोग क्या क्या बनाते थे, देखिए आओ आपको जैसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए। हड़प्पा के नगर से क्या क्या प्राप्त हुआ इसके बारे में पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ध्यान रखिए इस परीक्षा में जो इसके पहले परीक्षा हुआ तो एक प्रश्न था, तो उस प्रश्न में तांबा और कांसा दोनों दिया था कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो दक्ष थे वह कौन धातु के थे। तांबा और कांसा दोनों था, ठीक है। तो यहाँ तांबा और कांसा दोनों मिलता है। तो चलिए आगे अगर बात करें तो ध्यान रखें यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में से मनके, बाट और फलक इत्यादि हैं। में प्रयोग कर रहे थे। लिखता है कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बाटों को बनाया गया। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा, मैंने बाट बनाया गया, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो लिखता क्या है, लिखता क्या है, मध्य में बाएं मनके, ध्यान रखिए ये मन का है या मन के है, कुछ भी कह लीजिए इसको, मन के हैं। इनमें से कई कर्लियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मन के बनाए गए, इसके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाया जा सके। मन के मतलब माला। ध्यान रखिए ये जो है ना ये माला टाइप से है और बीच में इसका जो है धागा डाल करके और ये माला तैयार किया गया है। ध्यान रखिए ये सब सभी माला है, ये सभी माला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो दायां ओर तो पत्थर के धारदार फलक, ये देखिए पत्थर के धारदार फलक है ये, ठीक है, धार है इसमें, धारदार फलक है। और दाई अगर नीचे की बात करें तो ध्यान रखिए ये वाला बात, देखिए ये लिखता है कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। ये देखिए ये जो व्यक्ति है इसका जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र जो है सो कढ़ाई किया गया है, कढ़ाई वाला वस्त्र। ये तो वैसे मोहनजोदड़ो से मिला है, ये कढ़ाई किया गया है वस्त्र में, ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा डिज़ाइन है इसका, ऐसा डिज़ाइन है। तो ये सारे प्रमाण हमको हड़प्पा सभ्यता से मिला। लिखता है
हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, बनते थे। अब आगे देखिए, ये तो हो गया इन सभी के बारे में कि पत्थर का मोहर बनता था और जो भी मिट्टी के बर्तन बन रहे थे वह काले रंग से डिजाइन किए रहते थे और सुंदर थे। लिखता है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देते हैं। क्योंकि ये जो कढ़ाईदार वस्त्र है ये कपास से बने होंगे, ऐसा माना जा रहा है। जो 7000 साल पहले जो मेहरगढ़ में जो प्रमाण मिलते खेती के, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये जो है ये कपास का ही होगा। चलिए अगर आगे देखें, लिखता है इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। तो पत्थर तराशना जैसे बाट बना, मन का चमकाना इत्यादि जो माला बना। मुहर पर पच्चीकारी का मतलब क्या हुआ कि मुहर पर कुछ लिखना, लिपिक कार्य करना। चित्र भी देखने के लिए बताया गया। बोलता है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ऐसे कामों पर शिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं की। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस कामों में दक्ष थे। ठीक, तो लोग दक्ष थे, उसमें पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। चलिए कच्चे माल की खोज में अब क्या क्या है इसको थोड़ा सा देखेंगे। लिखता है यहाँ कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान और पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक, तो जो भी धातु है और जो प्राकृतिक रूप से जो हमको संसाधन मिलता है उसको कच्चा माल कह सकते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, जिसके बाद कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। तो एक बात आप समझिए, ये जो है बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कई चीज़ें आसानी से मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ हैं वह दूर दूर से आयात करते थे, मतलब मंगवाते थे। चलिए आगे में क्या बताया, अगला पॉइंट अब देखिए और जिक्र है, जितना मिला सभी का जिक्र है। बताता है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो क्या क्या समझे आप, राजस्थान से करते थे। ठीक है, तांबे का जो है सो आयात कहाँ से, राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। तो राजस्थान और ओमान दोनों से तांबे का आयात करना मिला। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात, ध्यान रखिए धातु जो है टीन का जो आयात जो है वह आधुनिक ईरान से कर रहे थे और अफगानिस्तान से भी कर रहे थे। ईरान और अफगानिस्तान से टीन जो है मंगा रहे थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, तो सोना का आयात कहाँ से हो रहा था, कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात, तो बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से हो रहा था, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये कुछ कहानी है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। बताया क्या कि एक खिलौना है, देखिए ये खिलौना है, ये एकदम बिल्कुल ये बिल्कुल वर्तमान समय में जो बैलगाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, बैलगाड़ी से हम लोग जो सामान ढोया करते थे उसी टाइप में है। ठीक, एक खिलौना है, दूसरी ओर एक मुहर है। ध्यान रखिए ये मुहर है, ये मुहर है। लिखता है क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्याय में क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है, तो थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। देखिए आगे लिखता है बच्चों का खिलौना हल आज चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी प्रथा थी, लेकिन ये जो हल का जो प्रमाण है ये मिला, तो हल का प्रमाण मिला, इसका मतलब है कि लोग खेती करते थे। ध्यान रखिए ये खेती करते थे, ये हल है। चलिए अगर हम आगे देखें, लिखता है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, क्या खाते थे, कैसे खाते थे, थोड़ा सा समझ लीजिए। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, नगर गाँव दोनों थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले सास अगले और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे, जिससे आज भी हो रहा है।
पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो इतने सारे खेती वहां पे उस समय जमाने में हो रहे थे। क्या क्या? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो बच नहीं पाए क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये हल्के आकार के खिलौने मिले हैं, संभवतः इसी प्रकार के हल रहा होगा उस जमाने में। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इतना सारा जो है हड़प्पा का कहानी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखने में थोड़ा सा आसान होगा। देखिए आगे क्या लिखा गया है। लिखा गया गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में भी हड़प्पाकालीन कुछ नगर मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। कच्छ के इलाके में खादर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ध्यान रखें, धौलावीरा एक नगर है जो गुजरात में है, कच्छ के इलाके में है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा में क्या था? साफ पानी मिल रहा था, जमीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर में 3 भाग बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में 2 भाग है, लेकिन धौलावीरा में कितने भाग हैं? वह 3 भाग में बट गया। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनके हर एक हिस्से में ऊंची ऊंची जो दीवार जो है ये पत्थरों का बनाया गया। कैसा बनाया गया? पत्थर का बनाया गया। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इसके अंदर जाने के लिए क्या होते थे? बड़े बड़े जो है सो प्रवेश द्वार हुआ करते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया। ठीक है, यानी खुदाई है उसमें, पत्थर में। इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लिए एक मुहर जैसी छोटी वस्तु पाए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ बात है हड़प्पा का गुजरात से रिलेटेड, आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, लिखता है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाता था। यहां पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन की मुहरबंदी, यानी गीली मिट्टी पर मतलब मुद्रांकन और मुहरबंदी मिले। तो मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या मतलब है? गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनका छाप जो है ये मुद्रांकन और मुहरबंदी है। लिखता है लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ का माल चढ़ाए उतारा जा सकता था। ध्यान रखिए, लोथल जो है इस इलाके को कहा जा रहा है। ये जो है सो एक नदी के किनारे है और इसको जो है सो बंदरगाह का रूप और नाम भी दिया जा रहा है। चलिए अगर आगे देखें, क्वेश्चन लिखता है यहाँ पर एक इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो ध्यान रखिए। अब जो है मुद्रांकन और मुहर बंदी, तो ध्यान रखिए गीली मिट्टी के बारे में भी थोड़ा सा बताया। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। बोलता है मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर का छाप मुहरबंदी कहते हैं। तो ये है मुहरबंदी या मुद्रांकन। ठीक है, लिखा अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। चलिए, तो ये जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का कुछ बात है। अब इस सभ्यता का अंत भी हुआ। तो अंत हुआ, इसके पीछे थोड़ा सा कहानी है। कहानी क्या है? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और वाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगा। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी, चूंकि ध्यान रखिए ये सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता है तो नदियाँ सूख गई होंगी।
अन्यों कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, जंगल संसाधन के स्रोत होते हैं, जंगल विनाश होने से सभ्यता वैसे नष्ट हो गया होगा उस जमाने में। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों को बड़े बड़े झुंड के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, इसलिए ये सब है बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और चलिए आगे पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर की कहानी है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है हम खोज पाए 150 साल पहले, इसका पता चला। 80 साल पहले इसको हम खोज पाए। 4700 साल पहले पुराना है और 3900 साल पहले जो है सो इसका पतन भी हो गया। ठीक है। इसके बाद जो नगर का विकास हुआ वह 1400 साल पहले दूसरे टाइप का नगरों का विकास हम लोग देखते हैं इतिहास में। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान रखें, कुछ उपयोगी शब्द है। नगर है, नगर दुर्ग है, शासक है, लिपिक है, मुहर है, शिल्पकार है, धातु है, विशेषज्ञ, कच्चा माल है, हल है और सिंचाई है। इन सभी शब्दों को आप कर लें। वैसे तो ये बच्चों को करवाने वाला है, लेकिन आप भी कर लें। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे इसमें कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर तीसरा चैप्टर आपका एंड हुआ। तो तीसरा के बाद चौथा चैप्टर भी आएगा। तो आप बने रहें इस सीरीज के साथ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हिस्ट्री है, इसके बाद जो है सो ज्योग्राफी भी चलेगा, इसके बाद जो आपका पॉलिटी भी चलेगा। तो तीनों में अगर आप दक्ष हो गए तो पेडागोजी जो है सो 1 महीना का खेला होता है। पेडागोजी आप जितना ध्यान देंगे उतना समझ में आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।